इस आदमी की 100 से ज्यादा बहनें हैं, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आना चाहती। वो सब उससे नफरत करती हैं, उसे अपने घरों में घुसने नहीं देती, क्योंकि क्रिम्सन रोज क्लैन में सभी लाल रंग के हैं, जबकि वो अकेला काला है। अपने परिवार की नज़र में वो एक बदसूरत अजीब चीज़ है। सिर्फ उसकी रोच माँ ने उसे कभी नहीं छोड़ा। उसके बिना शायद वो अपना पहला मोल्टिंग भी सर्वाइव नहीं कर पाता। बैम्बू का असली प्लैनेट गैलेक्सी में था, एक सेमी मार्शल सिविलाइजेशन। उस शिप एक स्पेस टाइम टर्बुलेंस में फंस गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो इस प्रिमिटिव प्लैनेट पर एक रोच के रूप में पैदा हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए? पेड़ के सबसे ऊपर एक पत्ते पर खड़ा होकर बैम्बो गहरी सोच में डूब जाता है। अपने इस कमजोर शरीर को देखते हुए वो अभी भी एक सब एडल्ट बनने से 6 स्टेज दूर है। उसकी ज्यादातर बहनें जो उसके साथ पैदा हुई थीं वो पहले से ही 7th इन स्टार पर हैं, जबकि उसने सिर्फ 3 मोल्टिंग पूरी की हैं और अभी भी कमजोर 4th इन स्टार पर है। बैम्बो को शक है कि उसकी इंसानी इंटेलिजेंस उसके दिमाग पर ज्यादा जोर डालती है, जिससे ग्रोथ और मोल्टिंग के लिए जरूरी सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। रोज की जेनेटिक मेमोरी के अनुसार उसे सर्दियां आने से पहले सब अडल्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए कम से कम 9 मोल्टिंग पूरी करनी होंगी, वरना वो ठंड से बच नहीं पाएगा। बैम्बो एक गिरा हुआ पत्ता उठाता है। भले ही ये घटिया खाना है, लेकिन इससे ग्रोथ हो सकती है। रोच होने का एक ही फायदा है कि वो आसानी से नहीं मरते। यहाँ तक कि अगर उनके हाथ पैर कट जाएं तो वो अगले मोल्टिंग में वापस आ जाते हैं। लेकिन बैम्बो को पता चलता है कि उसके पास इंस्टेंट लिम्ब रीजेनरेशन है, क्योंकि वो पहले ही 5 बार अपनी टांगें तुड़वा चुका है। जैसे ही रात होती है, आसपास के रोचेस खाना ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ हजारों रोचेस रहते हैं और उन्हें खाना खाते वक्त एक ही समस्या का सामना करना पड़ता है। एनर्जी बहुत है, लेकिन प्रोटीन की कमी। उनकी इंटेलिजेंस बहुत कम है। वो सिर्फ जेनेटिक मेमोरी को फॉलो करते हैं, एनर्जी बर्न करने के लिए रेंगते रहते हैं और कीड़ों के अवशेष ढूंढते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिलते। बैम्बो इस तरह अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करता। वो ऊंची जगहों से ग्लाइड करके स्ट्रेटेजिकली एनर्जी बर्न करता है। रोचेस के पास झिल्लीदार पंख होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उड़ने में अच्छे नहीं होते या बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते। बैम्बो ट्रेन करने का प्लान बनाता है ताकि वो फ्लाइट मास्टर कर सके। उसकी पहली टूटी हुई टांगें सभी फेल हुए फ्लाइट अटेम्प्ट्स का नतीजा थी। लिम्ब रीजेनरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। बैम्बो एक सवाल का जवाब जानने के लिए लगा रहता है, क्या रोचेस इंसानों की तरह साइंटिफिक ट्रेनिंग से वॉरियर्स बन सकते हैं? अपनी तीसरी मोल्टिंग से मिली जेनेटिक मेमोरी से पता चलता है बैम्बो की असली प्रजाति द क्रिम्सन रोच क्लैन, जो एक ब्रांच है स्काईफायर रोच ट्राइब की। इस क्लैन में क्रिम्सन रोच वॉरियर्स हैं जो पूरे जंगल पर राज करते हैं। लेकिन बैम्बू सोचता है, क्या रोच वॉरियर्स पैदाइशी फॉर्स बींग्स होते हैं या वो इवॉल्व होकर बनते हैं? खाना ढूंढने से वापस आने के बाद बैम्बू अपने बिल में जाता है और चबाने के लिए एक मोटा सा पत्ता उठाता है। इतने सारे क्लैन मेंबर्स के होते हुए बाहर कभी भी मीट नहीं मिलता। वो अब सिर्फ पत्तों से अपना पेट भर सकता है। अचानक 2 एंटीना छोटे से एंट्रेंस से अंदर आते हैं, हिलते हुए और फेरोमोन्स छोड़ते हुए। मीट खाओ, एक्साइटमेंट से भरे सिंपल टूटे फूटे मैसेजेस। बैम्बो खुश हो जाता है, पत्ता छोड़ देता है और तेजी से बाहर निकलता है। एंट्रेंस पर एक लंबे शरीर वाला रोज खड़ा है। उसके 2 आगे के पैरों में कहीं से तोड़ा हुआ मीट का टुकड़ा है, जिसे वो बैम्बो को एक खजाने की तरह दे रही है। उसकी माँ के शरीर का रंग फीका पड़ चुका है। उसका शरीर अब बूढ़ा हो रहा है। उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। रोचेस के 2 रिप्रोडक्टिव तरीके होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मेल रोचेस पैदा होने का छोटा सा चांस होता है। यहाँ जो सैकड़ों रोचेस हैं वो सब उसकी बेटियां हैं। बैम्बो उसका इकलौता बेटा है। क्रिम्सन रोच क्लैन की सुंदरता के हिसाब से लाल रंग ही खूबसूरत है। बैम्बो एक अजीब है। अपने पहले मोल्टिंग के बाद उसका शेल गहरे भूरे रंग का हो गया। दूसरे क्लैन मेंबर्स के लिए वो एक बदसूरत चीज़ है। उसकी सारी बहनें उससे नफरत करती हैं और उसके साथ रहने से मना करती हैं। सिर्फ उसकी रोच माँ ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वो उसका पूरा ख्याल रखती है। लगभग 1 महीने पहले उसकी माँ रात में मीट के 2 लायक थी, जिससे उसने अपनी तीसरी मोल्टिंग टाइम से पहले पूरी कर ली। बैम्बो बिना रुके संतुष्टि से चबाते हुए सोचता है, इतने मोटे मसल फाइबर्स किसी बड़े जीव के होंगे। ये कहाँ से आया? पिछली बार किस्मत से मिल गया था, एक चांस एनकाउंटर। लेकिन इस बार क्या? मदर रोज प्यार से अपना एंटीना हिलाती है, बैम्बो के एंटीना को छूकर अपनी खुशी जताती है। मीट और वो मुड़ती है और तेजी से चली जाती है।
बैम्बो को अचानक एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपना एंटीना हिलाता है। साथ रुको, मारो पीछे मुड़ती है और कंफ्यूजन में एंटीना हिलाते हुए बैम्बो को देखती है। चलो। सात, माँ के एंटीना खतरे का सिग्नल देते हैं। वन वो बिना डरे सिग्नल देता रहता है। 7, माँ कुछ देर खड़ी सोचती है और फिर आखिरकार बनबो को साथ आने देती है। छोटे रोचेस के लिए ये काफ़ी लंबा सफ़र है। माँ अपनी एनर्जी वापस लाने के लिए कई बार रुककर सड़े हुए पत्ते खाती है, फिर आगे बढ़ती रहती है जब तक रात नहीं हो जाती और आखिरकार पहाड़ की धूप वाली तरफ पहुंच जाती है। बनबो आगे झाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो ज़रूर रास्पबेरी की झाड़ियाँ होंगी जिन पर रास्पबेरी लगे हैं। ये फोर्स प्लांट्स हैं। बाम्बो उन्हें तुरंत पहचान लेता है। रास्पबेरीज के पास एक विशाल रोज जिसका शरीर चमकदार लाल है, आराम से एक आधे खाए हुए सांप के शरीर से एक हिस्सा काटता है, उसकी खाल निकालता है और फेंक देता है। आसपास के रोचेस तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं, बचे हुए टुकड़ों के लिए लड़ते हुए। ये वही क्रिम्सन रोज क्लैन का वॉरियर है जिसका जिक्र जेनेटिक मेमोरी में है। क्लैन के वॉरियर्स जेनेटिक इवोल्यूशन के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना जानते हैं, या शायद ये उन प्रजाति की जेनेटिक पोटेंशियल है। बाम्बो हैरान होकर देखता है। मदर रोज पास में एक और बड़े कंकाल की तरफ तेजी से जाती है। बाम्बो होश में आता है और ध्यान से देखता है। एक बड़े जीव का अधूरा कंकाल एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा है जिसके चारों तरफ रोचेस खाने के लिए लड़ रहे हैं। बाम्बो क्रिम्सन रोच वॉरियर को देखता है। अपने हाथ में मीट के कुछ टुकड़े खाने के बाद वो उसे आराम से फेंक देता है, जिससे वहां इंतजार कर रहे रोचेस में अफरा तफरी मच जाती है। क्रिम्सन वॉरियर के आसपास का एरिया खाली है, सिवाय कुछ पौधों के जो सभी फोर्स प्लांट्स हैं। फोर्स रिच एरियाज में आम पौधों के जेनेटिक म्यूटेशन से फोर्स प्लांट बनने का बहुत कम चांस होता है। फोर्स प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हर एक यूनिवर्स में एक यूनिक अस्तित्व है, कार्बन बेस्ड प्लांट लाइफ का सबसे ऊंचा लेवल। इंसानी टेक्नोलॉजी भी इस म्यूटेशन की संभावना को बदल नहीं सकती या उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। बाम्बो को विश्वास नहीं होता कि इस प्रिमिटिव प्लैनेट पर रोचेस वो कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर सकते। उसको हैरानी इस बात की है कि ये सारे फोर्स प्लांट्स आए कहाँ से। क्या इस प्लैनेट पर फोर्स प्लांट्स पैदा होने की संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा जानने के लिए उसे बड़ा होना होगा और ज़्यादा जेनेटिक मेमोरीज को जगाना होगा। अपने साइज के हिसाब से बाम्बो अंदाज़ा लगाता है कि क्रिम्सन वॉरियर लगभग 1 मीटर लंबा है। सोलर सिस्टम के तीसरे प्लैनेट पर तो ये कई लड़कियों को डरा देगा। वो सोचता है कि दूसरे क्लैन वॉरियर्स का साइज और कॉम्बैट पावर क्या होगी। फोर्स प्लांट्स उगाना और जेनेटिक एवोल्यूशन के लिए फोर्स अब्जॉर्ब करना जानने का मतलब है अनंत संभावनाएं। यहाँ ज़रूर बहुत शक्तिशाली जीव होंगे। सोच में डूबा हुआ बाम्बो सिर्फ जमीन से सदे हुए पत्ते खा सकता है। वो मीट के लिए compete करने के लिए बहुत कमज़ोर है। माँ सफलता से एक मीट का टुकड़ा छीन लेती है और खुशी से बाम्बो के पास आती है। उसके एंटीना धीरे से उसके सर पर थपथपाते हैं, खुशी जताते हुए। खाओ, जल्दी खाओ। इस पल बाम्बो सबसे ज़्यादा ग्रोथ चाहता है ताकि वो जल्द से जल्द लार्वल स्टेज से निकल सके। सिर्फ सब अडल्ट्स के पास आने वाली सर्दियों में बचने का चांस है। सब अडल्ट्स यानी लार्वे जो पूरे अडल्ट बन चुके हैं। अगला स्टेप है क्रिम्सन रोच वॉरियर बनना, फोर्स एब्जॉर्ब करके जेनेटिक एवोल्यूशन हासिल करना। बम्बो बिल्कुल नहीं झिझकता, मीट को पकड़कर खाने लगता है। उसे अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए मीट की सख्त ज़रूरत है। ये देखकर माँ खुशी से अपने एंटीना से बम्बो के एंटीना को फिर से छूती है, फिर और खाने के लिए लड़ने चली जाती है। तभी एक फोर्स फ्रूट से ऑरेंज रोशनी निकलती है, उसके पकने का संकेत। क्रिम्सन वॉरियर ध्यान से उस फल को अपने तेज पंजों से काटता है, फिर झिझकते हुए उसे निगल जाता है। तुरंत उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके झिल्लीदार पंख खुशी से फड़फड़ाने लगते हैं और एंटेना खुशी से हिलने लगते हैं। उसके रिएक्शन को देखकर साफ लग रहा है कि ये उसने पहली बार फोर्स फ्रूट खाया है। जब बम्बो इंसान था, उसने एक बार फोर्स फ्रूट खाया था। वो उसके फायदे और उससे भी ज़रूरी उसके खतरों को जानता है। फोर्स फ्रूट्स जीन्स को बदलने में बहुत एफिशिएंट होते हैं। जेनेटिक एवोल्यूशन के दौरान शरीर के लाखों सेल्स मर जाते हैं, एनर्जी खर्च होती है और मरे हुए सेल्स बाहर निकलते हैं, जबकि शरीर के नुकसान को ठीक करने के लिए सेल डिवीजन के लिए न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। क्रिम्सन वॉरियर भी खतरों से वाकिफ लगता है। वो हर अगले फल को आधा काटता है, उसे 2 हिस्सों में खाता है। माँ एक और मीट का टुकड़ा छीनकर वापस आती है, उसे जल्दी खाने को कहती है। इस प्रिमिटिव सोसाइटी में ताकत ही जीने का एकमात्र रास्ता है।
लाश के आसपास इतने सारे रोचेस के होते हुए मीट मिलना बहुत मुश्किल है। सुबह होने तक माँ ने सिर्फ 5 ट्रिप ही लगाए। अलग अलग साइज के 5 मीट के टुकड़े खाने के बाद बैंबो को आखिरकार नींद आने लगती है, जो इस बात का संकेत है कि मोल्टिंग होने वाली है। इस समय क्रिम्सन वॉरियर ने पके हुए रास्पबेरी के एक फल को छोड़कर सब खा लिए हैं। फिर भी थोड़ी देर झिझकने के बाद वो उस फल को लात मारकर दूर कर देता है। पास में इंतजार कर रहे कुछ अडल्ट रोचेस तुरंत उस पर झपट पड़ते हैं, उसके लिए लड़ने लगते हैं। कुछ तो एक दूसरे को काट भी रहे हैं। बाम्बो जानता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। हो सकता है क्रिम्सन वॉरियर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। उसने फोर्स फ्रूट की जेनेटिक एवोल्यूशन को बढ़ाने की क्षमता को महसूस किया है। वो ये जानना चाहता है कि क्या फोर्स फ्रूट्स आम रोचस को उनकी सीमा तोड़ने और उसके जैसे जीव बनने में मदद कर सकते हैं। नतीजा तुरंत सामने आता है। रास्पबेरी खाने वाला रोच आधा ही खा पाता है कि उसके 6 पैर कमजोर हो जाते हैं और वो गिर जाता है। लेकिन रोच की कम इंटेलिजेंस इस सिचुएशन को समझ नहीं पाती। वो रास्पबेरी के लिए लड़ने आगे बढ़ते हैं। जो उसे खाता है वो भी मर जाता है। थोड़ी देर बाद देख रहे रोचेस कंफर्म करते हैं कि दोनों मर चुके हैं और बिना सोचे उनकी लाशों को खाने के लिए टूट करते हैं। लेकिन फोर्स फ्रूट की एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक पूरा झुंड रोचेस का तड़प कर मर जाता है। बनबो के पास खड़ी माँ रोचेस की लाशों को देखती है और खाने के लिए उनकी तरफ भागने लगती है। बनबो डर जाता है और उसे तुरंत रोकता है। तभी बनबो हैरान होकर देखता है कि उसकी माँ की पिछली टांग कहीं कट गई है। माँ के पास इंस्टेंट लिम्ब रीजेनरेशन नहीं है। वो पहले से ही 19th इंस्टार अडल्ट है और अब मोल्टिंग के जरिए अपने पैर वापस नहीं उगा सकती। अपने बूढ़े शरीर के साथ मिलाकर उसका इस सर्दी में बचना पहले ही मुश्किल था। इस चोट ने चीजों को और खराब कर दिया है। बैम्बू को बुरा और दुख महसूस होता है। वो चिंता के सिग्नल भेजते हुए अपने एंटेना हिलाता है। माँ तसल्ली देते हुए अपने एंटेना हिलाती है। मैं ठीक हूं, खाओ। माँ अभी भी जमीन पर पड़े रोचेस को लालचाई नजरों से देखती है। वो सिर्फ इतना जानती है कि मीट उसके बेटे को जल्दी बड़ा होने में मदद करेगा। ये सबसे शुद्ध, सबसे बुनियादी माँ का प्यार है, जिसमें कोई मिलावट नहीं। उसी समय माँ अचानक चौकन्ना हो जाती है, खतरे का सिग्नल देती है। बैम्बू अपने पीछे हुलचल महसूस करता है। रास्पबेरी की झाड़ियों के पास क्रिम्सन वॉरियर उड़ता है, फिर आसपास के रोचेस को भगा देता है। माँ घबराकर हैरान बैम्बो को पीछे खींचती है। क्रिम्सन वॉरियर तेजी से एक बड़ा गड्ढा खोदता है, सारे रोचेस को दफना देता है और उसे एक बड़े पत्थर से ढक देता है। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसका आगे जांच करने का कोई इरादा नहीं है और वो इतने सारे क्लैन मेंबर्स की मौत पर कोई दुख नहीं जताता। जैसे जैसे सूरज उगता है, माँ बैम्बू को याद दिलाती है कि उसे दिन में बिल में छिप जाना चाहिए ताकि वो पक्षियों का शिकार न बने। बैम्बू अभी भी माँ की चोट के लिए चिंतित है। यहाँ तक कि छोटे कीड़ों में भी असली इमोशंस होते हैं, तो एक इंसानी आत्मा में कितने होंगे। बैम्बू एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वो माँ को उस पत्थर तक खींचता है जिसके नीचे रोचेस दफन है और जोर जोर से खोदने लगता है। माँ सोचती है कि बैम्बू रोचेस को निकालने की कोशिश कर रहा है और खुशी से खोदने में उसकी मदद करने लगती है। बैम्बू रोचेस के लिए नहीं खोद रहा, वो बस एक नया घर बनाने के लिए बिल खोदना चाहता है। उसका प्लान यहाँ लंबे समय तक रहने का है। बैम्बो को माँ से कम्युनिकेट करना बहुत थका देने वाला लगता है। उसे हर लगभग 10 बार दोहराना पड़ता है, तब जाकर वो समझती है और वैसा करती है। आखिरकार माँ को रुकने और आराम करने के लिए तैयार देखकर बम्बो पूछता है, भूख लगी है? माँ तुरंत जवाब देती है, भूख नहीं है। वो खुश है। अपने बेटे के साथ रहना ही उसे खुश कर देता है। बम्बो जल्दी से बिल से बाहर जाता है, आसपास ढूंढता है, एक सड़ा हुआ पत्ता काटता है और उसे अपने मुंह में दबाकर वापस आ जाता है। आधे दिन तक बिजी रहने और माँ को बार बार नीचे दबे रोचेस को ना खोदने की चेतावनी देने के बाद बम्बो आखिरकार शांति से सो जाता है। उसकी नींद में अजीब जेनेटिक ज्ञान उसकी आत्मा की मेमोरी में भर जाता है। हर तरह के खाने लायक चीजें और 18 मोलिंग्स, जंगल में जीने के तरीके जो प्रजाति के जीन्स में लिखे हैं। हर मोल्टिंग और ग्रोथ के साथ ये रिपीट होता है और वो सो जाता है। मोल्टिंग पूरा एक दिन चलती है। जब वो उठता है तो देखता है कि बिल सड़े हुए पत्तों की एक मोटी परत से ढका है। शायद जब वो सो रहा था तब माँ लाई होगी। माँ कहीं नहीं मिल रही थी। उसका सिर्फ बम्बो ही एक अविकसित बेटा नहीं है, उसकी लगभग 100 बेटियां हैं जो लार्वल हैं, स्टेज में है, जिनको देखभाल की जरूरत है।
बैम्बू लाचार होकर आह भरता है। रोच कम्युनिकेशन के लिए फेरोमोन लैंग्वेज इतनी सीमित है कि वो फोर्स फ्रूट्स के असर को समझा नहीं सकता। अगर वो समझा भी पाता तो माँ समझ नहीं पाती। बैम्बू पत्ते का एक छोटा टुकड़ा खाता है, फिर अपनी उतरी हुई खाल चबाने लगता है। क्रिम्सन वॉरियर को रास्पबेरी खाते हुए देखकर बैम्बू ये नतीजा निकालता है कि ये फोर्स फ्रूट्स सेल की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, यानी जेनेटिक लेवल पर लाइफ बढ़ा सकते हैं। आम रोचेस फोर्स फ्रूट्स को सीधे नहीं खा सकते। छोटी सी मात्रा भी उन्हें मार देगी, क्योंकि वो फोर्स के सेल्यूलर बदलाव को सह नहीं सकते। हालांकि फोर्स फ्रूट्स के पकने के बाद बिना किसी खास प्रिजर्वेशन के उनके अंदर की फोर्स धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मरे हुए रोचेस ने जरूर फ्रूट को आगे डाइल्यूट कर दिया होगा। बैम्बू ने यहाँ रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि खत्म हो रही फोर्स एक कमजोर रेडिएशन फील्ड बनाती है, जिसमें हल्की जेनेटिक मॉडिफिकेशन की क्षमता होती है। इस लेवल का मॉडिफिकेशन आम रोज की सहन शक्ति के अंदर है और शायद थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है माँ की बढ़ती उम्र को, जिससे वो इस सर्दी में बच सकती। बदकिस्मती से माँ बनबो के इरादे नहीं समझ सकती और अपनी प्रवृत्ति से उस पहाड़ पर लौट जाती है जहाँ उसकी बेटियां इकट्ठा होती हैं। इसका असर लगभग 1 दिन तक रहना चाहिए। क्या मुझे उसे वापस लाना चाहिए? बनबो बिल से बाहर निकलकर बाहर की सिचुएशन देखता है। क्रिम्सन वॉरियर ने एक और सांप का शिकार किया है। ऐसा लगता है उसे सांप खाना बहुत पसंद है। हजारों अडल्ट रोचेस एक घेरा बना लेते हैं। जब भी सांप की खाल या बचे हुए टुकड़े मीट के फेंके जाते हैं, वो तुरंत उन पर टूट पड़ते हैं। बैम्बू महसूस कर सकता है कि वॉरियर जानबूझकर ज्यादा मीट फेंक रहा है ताकि कमजोरों को खिला सके, इस उम्मीद में कि उसके जैसे और वॉरियर्स क्लैन से निकलेंगे। सुबह जल्दी हो जाती है। जैसे ही बैम्बो माँ को ढूंढने की तैयारी करता है, वो खुद ही लौट आती है। बैम्बो माँ से बिल में खाने और आराम करने को कहता है। सांप का मीट बहुत कम है। माँ जानती है कि वो जवान एडल्ट से कम्पीट नहीं कर सकती। आराम करते हुए माँ कुछ पत्ते खाने लगती है, लेकिन जल्द ही बेचैन हो जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। वो नीचे दफन 20 से ज्यादा रोचेस के बारे में नहीं भूली है। बैम्बू माँ को रोकता है, लगातार खतरे के फेरोमोन्स छोड़ता है। माँ अपना एंटीना हिलाती है, कंफ्यूजन का इशारा करती है। बैम्बू चिंतित हो जाता है। माँ आखिरकार खोदना छोड़ देती है और जाने के लिए मुड़ती है। बैम्बू उसे रोकता है, सिग्नल देता रहता है। माँ फिर से कंफ्यूज हो जाती है। थोड़ी देर बेचैनी के बाद माँ आखिरकार मान जाती है और बिल में आराम करने के लिए रुक जाती है। बैम्बू को डर है कि वो सांप के मीट के लिए लड़ने भाग जाएगी। अगर उसे फिर से चोट लगी तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो बस बिल का रास्ता रोक देता है। जब माँ शांत हो जाती है तो वो रोचेस को खोदने या खाना ढूंढने के लिए जाना बंद कर देती है। वो सुबह तक चुपचाप आराम करती है। घाव भर गया है। खुशकिस्मती से इन्फेक्शन का कोई निशान नहीं है। ध्यान से देखने पर माँ का शेल अभी भी फीका और बेदाग है। कोई सुधार नहीं दिख रहा। बैम्बू का दिल डूब जाता है। रास्पबेरी का सेल अजीब बनाने वाला असर सीमित है। ये बुढ़ापे को पलट नहीं सकता। इसका कोई इलाज नहीं। बैम्बू देखता रहता है और पता लगाता है। क्रिम्सन वॉरियर शाम को निकलता है, शिकार के लिए पहाड़ों के नीचे विशाल जंगल में घुस जाता है। जब वो लौटता है तो इस पहाड़ के आम रोचेस धीरे धीरे निकलते हैं, सभी मजबूत अडल्ट्स। बैम्बू सांप के मीट के लिए कम्पीट करने का ख्याल पूरी तरह छोड़ देता है और पत्थर के नीचे बिल में खोदने के लिए लौट जाता है। ये देखकर माँ खुशी से अपना एंटीना हिलाती है और बिल से मिट्टी बाहर निकालने में मदद करती है। आखिरकार वो मिट्टी में दबे हुए रोचेस में निकाल लेते हैं। बैम्बो को हल्का सा एहसास होता है कि फोर्स के कमजोर निशान अभी भी लाशों पर हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं कि उसका शरीर इसे संभाल पाएगा या नहीं। बैम्बो देखने के लिए एक को बाहर फेंकता है। जब देखता है कि रोचेस को कुछ नहीं हुआ तो बैम्बो उन्हें खाने लगता है। बैम्बो माँ को खाने के लिए कहता है। माँ भी उसी तरह एंटीना हिलाकर उसे कहती है, लेकिन बैम्बो खा नहीं पाता। इसके बजाय वो एक लाश को बाहर खींचता है। उसका प्लान है कि वो एक्स्ट्रा खाना दूसरे पहाड़ पर रह रही माँ के पास ले जाएगा। जेनेटिक मेमोरी के अनुसार खतरनाक सर्दियां आ रही हैं। कमजोर रोचेस, लार्वे और बुजुर्ग एडल्ट्स सब ठंड से मर जाएंगे। इस साल माँ के आखिरी अंडे से पैदा हुए जवान रोचेस सिर्फ तीसरे या चौथे इंस्टार पर हैं। उन्हें बढ़ने के लिए मीट की सख्त ज़रूरत है। बैम्बू के पास अपनी अनगिनत बहनों के जीने की परवाह करने की एनर्जी नहीं है। वो बस चाहता है कि जिस माँ ने उसकी परवाह की वो और ज़्यादा जिए। 6 या 7 बार कहने के बाद माँ आखिरकार खाना शुरू करती है जब तक उसकी ताकत वापस नहीं आ जाती।
वो अभी भी अपनी बेटियों के लिए खाना ले जाने पर जोर देती है। बैम्बू लाचार और बेबस महसूस करता है, बिल्कुल उदास है और उसे अब नहीं रोकता। वो माँ को लाश को खींच कर ले जाते हुए देखता है जब तक वो गायब नहीं हो जाती। उसकी हाल ही की ऑब्जर्वेशन से फोर्स फ्रूट्स का असर माँ के बूढ़े शरीर पर कोई खास सुधार नहीं दिखा रहा है। बुढ़ापा और मौत प्रकृति का नियम है। यहाँ तक कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाली इंसानी सभ्यता भी इसे पलट नहीं सकती। वो बस एक मामूली रोज का लार्वा है। अब जबरदस्ती क्यों करना, बेहतर है प्रकृति को अपना काम करने दें। और इस तरह 5 दिन तक लगातार खाने और ट्रेनिंग के बाद बैम्बो अपनी 5वीं मोल्टिंग तक पहुंच जाता है। अगले दिन तक बैम्बो अपनी 5वीं मोल्टिंग पूरी कर लेता है। माँ ने इस दौरान कई और चक्कर लगाए। अब जमीन के नीचे सिर्फ एक रोच बचा है, बिना मीट के सिर्फ सड़े हुए पत्तों पर जीना। हर इंस्टार की ग्रोथ का टाइम डबल हो जाएगा, लगभग 10 दिन। इसका मतलब है कि सब एडल्ट स्टेज तक पहुंचने में और 40 दिन लगेंगे। आम रोच की कॉम्बैट पावर 0 होने के साथ कोई शिकार करने की क्षमता नहीं और अडल्ट रोचेस से खाने के लिए कम्पीट करने में असमर्थ। वो क्या कर सकता है? बम्बो 2 विकल्पों के बारे में सोचता है। पहला है फोर्स फ्रूट्स का इस्तेमाल करना। रोचेस उनके लिए इंस्टिंक्टिवली लड़ेंगे, जिससे काय मारे जाएंगे। दूसरा विकल्प है जगह बदलना, पहाड़ों में भटककर उन कीड़ों को ढूंढना जो पतझड़ की ठंडी रातों को सह नहीं पाते और जमकर मर जाते हैं। पहला तरीका सुरक्षित और प्रभावी है, लेकिन बहुत क्रूर है, नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। दूसरे में जोखिम है, उसका शिकार सांप या चूहे कर सकते हैं। काफी सोच विचार के बाद बाम्बो आखिरकार पहला तरीका चुनता है। आखिरकार यहाँ करोड़ों रोचेस हैं और इस तरह पहले तरीके का इस्तेमाल करके बाम्बो बहुत सारे रोचेस जमा कर लेता है। क्रिम्सन वॉरियर मान लेता है कि पकी हुई रास्पबेरीज अपने आप गिरी हैं, जिसने अनजान क्लैनमेट्स को खाने के लिए आकर्षित किया। वो इसे हल्के में लेता है। बैम्बो एक सूखी डाली पर बैठकर नीचे से आ रही कमज़ोर फोर्स का शांति से आनंद लेता है, जो उसके शरीर को बदल रही है। एक ही अफसोस है कि माँ की हालत में ज़रा भी सुधार नहीं है। सुबह होती है और पत्ते पीले होने लगते हैं। एक समय का चहकता पहाड़ शांत हो जाता है। सिर्फ 2 रोचेस, एक बड़ा और एक छोटा, अभी भी एक्टिव हैं। क्रिम्सन वॉरियर कम शिकार करता है और ज़्यादा देर तक दूर रहता है। हर बार कभी कभी वो 2 या 3 दिन के लिए हिरण और जंगली सुअर जैसे बड़े गर्म खून वाले जानवरों का शिकार करने जाता है। क्योंकि वो सिर्फ कुछ हिस्से ही वापस लाता है, इसलिए शायद वो दूसरे वॉरियर्स के साथ शिकार कर रहा है। क्रिम्सन वॉरियर देखता है कि ये कमज़ोर क्लैनमेट सर्दी में भी एक्टिव रह सकता है और काफ़ी हैरान होता है। इसीलिए हर बार वो एक्टिवली ताज़े मीट का एक बड़ा टुकड़ा काटकर बैम्बो के बिल के एंट्रेंस पर छोड़ देता है। बदले में बैम्बो पत्ते इकट्ठा करके मिट्टी को ढीला करता है और फोर्स प्लांट्स को खाद देता है। क्रिम्सन वॉरियर बैम्बो के दिमाग में चल रहे जटिल विचारों को समझ नहीं पाता और उसके अजीब व्यवहार का मकसद भी नहीं समझता। हालांकि वो उसे रोकता नहीं है। जंगल की सर्दी शांत है, लेकिन शांतिपूर्ण नहीं। मौत लगातार होती रहती है। माँ गायब हो चुकी है। बैम्बू ने दूर दूर तक ढूंढा, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया। सर्दी में रोचेस गर्मी के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है। 100 में से 1 से भी कम बच पाते हैं। बचने वाले मरे हुओं को खा जाते हैं, जिससे उन्हें या तो तेजी से बढ़ने या तेजी से प्रजनन करने के लिए पोषक तत्व मिलते हैं। यही वजह है कि क्रिम्सन रोच क्लैन इतनी तेजी से वापसी करता है, फोर्स को एब्जॉर्ब करके 19th मोल्टिंग पूरी करता है। सिर्फ वही क्रिम्सन रोचेस जो सर्दी और गर्मी की परीक्षाओं से गुजरे हैं, कॉस्मिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं और क्रिम्सन वॉरियर्स बन सकते हैं। दिन में एनर्जी बचाने के लिए आराम करो, रात में शरीर को ट्रेन करने के लिए एक्टिव रहो। एनर्जी भरपूर रखने के लिए सिर्फ ढेर सारा मीट खाओ। एक क्रिम्सन वॉरियर बनो। बसंत की गरज ने सोते हुए बैम्बो को जगा दिया। उसकी 18th मोल्टिंग पूरी होने वाली थी, लेकिन रुक गई। बाम्बो चट्टानों की दीवार पर बने निशानों को देखता है। उनमें से 30 का मतलब है 150 दिन प्लस 64 दिन, जो उसने पड़ोसी पहाड़ पर रहने के बाद यहाँ गुजारे। उसने एक झुलसाती गर्मी का आधा मौसम, एक पूरा उदास पतझड़ और एक सुनसान मौत भरी सर्दी का अनुभव किया है। बाम्बो अपने हल्के भूरे शेल को भावुक होकर देखता है। आखिरकार 19th इंस्टार। हर मोल्टिंग उसके शरीर में हल्की संरचनात्मक बदलाव लाती है। 10 से ज़्यादा बार के बाद बाम्बो का लुक मेल क्रिम्सन रोचेस से काफ़ी अलग है। वो सोचता है कि उसकी उड़ने की क्षमता कैसी है। जो चीज़ बैम्बो को ज़्यादा चिंतित करती है वो है मेमोरी का एक नया हिस्सा। क्रिम्सन वॉरियर बनने पर पहला लाइफ सीड एक झाड़ी का बीज होना चाहिए।
ये इससे संबंधित है कि क्रिम्सन वॉरियर बनने के बाद कैसे बढ़ना जारी रखा जाए, हालांकि ये साफ नहीं है। जहां तक लाइफ सीड्स की बात है, बैम्बू को शक है कि वो फोर्स प्लांट से जुड़े हैं। बैम्बू ने जो उम्मीद नहीं की थी वो ये है कि इस प्लैनेट पर इतने सारे फोर्स प्लांट्स हैं कि असल में एक विकल्प है। जब बैम्बू इंसान था तो उसका परिवार अमीर था, लेकिन उनके पास भी सिर्फ एक ही फोर्स पट था। बसंत आ गया है, लेकिन क्रिम्सन वॉरियर कहीं नहीं मिल रहा। खतरे के बिना निडर पक्षी पहाड़ पर खाना ढूंढने आते हैं। वो मेरे सोने से पहले ही चला गया था। समय गिनते हुए 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। क्या उसके साथ कुछ हो गया है? बाम्बो अंदाज़ा लगाता है कि क्रिम्सन वॉरियर शिकार पर गया है, लेकिन उसकी मौत की चिंता करता है। एक शक्तिशाली रक्षक के बिना कोई सुरक्षा नहीं है। बिल छोड़ने पर उसकी जान किसी भी पल खतरे में पड़ सकती है। और 5 दिन का इंतज़ार, अभी भी वापस नहीं आया और आसपास से कोई दूसरा क्रिम्सन वॉरियर भी नहीं पहुंचा। हाय, क्रिम्सन वॉरियर 10 दिन से ज़्यादा से गायब है। बैम्बो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देता है और जीने के दबाव में आत्मनिर्भरता के बारे में सोचता है। शिकार करते समय बैम्बू गलती से एक और कमजोर कीड़े को ढूंढ लेता है जिसका वो शिकार कर सकता है। लॉन्ग हॉर्न बीटल के लार्वे, मोटे चीजें जिनकी कॉम्बैट एबिलिटी 0 है। एक को मारने से पूरे दिन का खाना मिल जाता है। बैम्बू बस पहाड़ पर लौटना बंद कर देता है और एक घुमक्कड़ जीवन शुरू करता है। वो दिन में और रात के शुरू में आराम करने के लिए पेड़ के खोखले हिस्सों में छिप जाता है, फिर सुबह होने से पहले लार्वे ढूंढने के लिए निकलता है। बैम्बू देखता है कि रात में सफर कर रहे क्लैनमेट्स का कई बार शिकार हो रहा है, और यहां तक कि एक लिंक्स या शायद एक चीता को भी देखता है। विशाल बिल्ली जैसे शिकारी। आम रोचेस इस जंगल की फूड चेन में सबसे नीचे हैं। सुरक्षा के बिना वो सिर्फ शिकार हैं। थड़ थड़ थड़। बैम्बू की नींद टूट जाती है। वो अपना एंटेना हिलाता है, गंध से पहचानता है कि कोई पक्षी उसके दरवाजे पर चोंच मार रहा है। बैम्बू सावधानी से बाहर झांकता है। अचानक एक कठोर तेज चोंच बिजली की तरह हमला करती है। बैम्बू भी उतनी ही तेजी से जवाब देता है, अपने आगे के पंजे घुमाता है। तेज नोक चोंच से टकराती है। डरा हुआ बम्बो तेजी से पेड़ के खोखले हिस्से में पीछे हट जाता है। 12 सेंटीमीटर पर बम्बो आम अडल्ट रोचेस से बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन बाहर के वुडपेकर के मुकाबले उसका कोई मुकाबला नहीं। तना असल में चोंच से छिड़ गया है। पक्षी की जीभ उसकी लोकेशन को आसानी से एहसास कर रही है। बम्बो अपने आगे के पैर को घुमाते हुए पीछे हटता है और भी तेजी से वार करता है, जिससे 2 घाव हो जाते हैं। वुडपेकर गुस्से में चीखता है, फिर जोर से चोंच मारना जारी रखता है। तने पर हमला करता है। बैम्बो का घर तोड़ने पर तुले हुए। बैम्बो बाहर देखता है, अभी भी रोशनी है। वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। 2 छेद करने में ही काफी समय लग गया है। इस पूरे तने के हिस्से को तोड़ना नामुमकिन है। थोड़ी देर काम करने के बाद वुडपेकर अचानक एक डाली पर उछलता है और जोर से आवाज लगाता है। एक और वुडपेकर उड़कर आ जाता है। दोनों पक्षी डाली पर छोटे छोटे इशारे करते हैं, फिर काम पर लग जाते हैं। मदद! अब ये सच में मेरे पीछे पड़ गए हैं। 2 वुडपेकर्स मिलकर दाने को जरूर तोड़ सकते हैं, फिर छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। काफी सोचने के बाद सिर्फ एक ही नतीजा निकला, मौत निश्चित है। मेरी आत्मा मेटल को रेडिएशन से म्यूटेट हुई थी। क्या इस मौत के बाद मैं फिर से जन्म लूंगा? अगर हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार मैं एक मजबूत जीव बनूं। मैंने एक लोच के लार्वे से एडल्ट बनने तक इतनी मेहनत की है। हाल ही में मैं फोर्स के अस्तित्व को हल्का सा महसूस कर सकता हूं। मुझमें नींद में विकास के लक्षण दिख रहे हैं। मैं फूड चेन के सबसे ऊपर एक फोर्स बीइंग बनने वाला हूं। फिर भी मैं इस नाजुक मोड़ पर फेल हो जाऊंगा। बैम्बू मरने से पहले एक वुडपेकर को अंधा करने का प्लान बनाता है। अचानक पेड़ के घोंसले के बाहर एक वुडपेकर की चीख सुनाई देती है। चोंच मारना अचानक रुक जाता है। छेद से झांकने पर उसे एक भूरे और काले रंग का धारीदार चीलके वाला शरीर धीरे से गुजर रहा है। बैम्बू सावधानी से पेड़ के घोंसले से बाहर निकलता है, जल्दी से आसपास देखता है, फिर तेजी से पीछे हट जाता है। वुडपेकर्स का कोई निशान नहीं है और ना ही पता कि अजगर कहाँ गया। एक जानलेवा संकट बस ऐसे ही टल गया। पहाड़ पर रहने वाले रोचेस कई शिकारियों को आकर्षित करते हैं। उसे इस खतरनाक जगह से दूर जाना ही होगा। बैम्बू एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है और ऊपर से देखता है। ये जगह पहाड़ से काफी दूर है, बस दूर से एक हल्की नीली छाया दिख रही है। इस बार उसे एक सच में सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा।
अपनी खोज के दौरान बैम्बू को एक और बेहतर ठिकाना मिलता है, जंगल में खड़ा एक विशाल काला पत्थर। बैम्बू आसपास का जायजा लेता है। पत्थर के पास घास का एक छोटा सा टुकड़ा है और पास में घने प्राचीन पेड़ हैं। यहाँ जरूर उसे कमजोर काय के कीड़े होंगे। खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 19th मोल्टिंग आम जीवन से फोर्स बीइंग बनने का बदलाव है। नींद शायद बहुत लंबी होगी। बैम्बू को अपनी नींद के दौरान पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इस विशाल खुदाई के प्रोजेक्ट में लगभग आधा महीना लग जाता है। आखिरकार सुरक्षित ठिकाना तैयार है। बैम्बू और नहीं रुक सकता। वो सबसे गहरी गुफा में लेट जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। जमीन हिला देने वाली गरज। जमीन खुद कांपती हुई महसूस हो रही है। मैं बैम्बू हूँ, इंसान रोच, स्काईफायर रोच ट्राइब, क्रिम्सन रोच क्लैन का। लगभग अपनी प्रवृत्ति से वो गुफा में रखे पत्ते चबाने लगता है। सारे जमा किए हुए पत्ते खाने के बाद उसे आखिरकार बेहतर महसूस होता है। उसकी एनर्जी वापस आ गई, होश थोड़ा सा लौटा। गरज ने मुझे जगा दिया, वरना मैं हमेशा के लिए मौत तक सोता रहता। अपनी स्थिति को समझना, सिचुएशन को सुलझाने में काफ़ी मानसिक मेहनत लगती है, जिससे सिर में तेज दर्द होता है। समय बीत चुका है, पता नहीं कितना। सोने से पहले बैम्बो ने खास तौर पर 3 लॉन्गहॉर्न बीटल के लार्वे का शिकार किया था। अब वो सड़ चुके हैं और अनफाफुंडी लाग गई है, बिल्कुल खाने लायक नहीं है। तापमान के आधार पर बैम्बू लगभग कंफर्म करता है कि उसकी 19वीं मोल्टिंग की नींद 1 महीने से ज़्यादा चली, सीधे सर्दी से गर्मी में, बिना किसी तकनीकी सहायता के। जेनेटिक एवोल्यूशन बहुत खतरनाक हो जाता है। हर मोल्टिंग एक जिंदगी और मौत की परीक्षा है। अगर गरज की आवाज़ उसे ना जगाती तो वो ज़रूर गर्मियों की बारिश में डूब जाता। इस मोल्टिंग से उसका शरीर का साइज लगभग 15 सेंटीमीटर हो गया। उसे कई नई क्रिम्सन रोच क्लैन की जेनेटिक मेमोरीज भी मिली। बैम्बू ध्यान से सोचता है। 2 कैटेगरीज में आती हैं, कल्टीवेशन और सर्वाइवल। बैम्बू के पुराने इंसानी ज्ञान और समझ के साथ वो अभी भी ये तय नहीं कर सकता कि क्रिम्सन रोच की ग्रोथ को कल्टीवेशन कहा जा सकता है या नहीं। ये एक ऐसी विकास की विधि है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना। जब आम रोचेस फोर्स बीइंग्स में बदलते हैं तो उनके अंदर एक नया अंग उगता है, जिसे लाइफ सीड पाउच कहते हैं। लाइफ सीड पाउच के अंदर एक आम पौधे के बीज को पोषण देकर वो आम बीज एक फोर्स प्लांट के बीज में बदल जाता है, जिसे लाइफ सीड कहते हैं। फोर्स प्लांट्स जो क्रिम्सन वॉरियर्स ने उगाए थे, बैम्बू ने देखा था, वो लाइफ सीड्स हैं। प्राकृतिक रूप से नहीं, बल्कि लाइफ सीड पाउच द्वारा पोषित किए गए। इस जागी हुई जेनेटिक मेमोरी ने कई पुरानी पहेलियों को सुलझा दिया। लाइफ सीड्स फोर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ हिस्सा अपने विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी अपने कल्टीवेटर को वापस देते हैं। इसीलिए क्रिम्सन वॉरियर्स जो बैम्बू ने देखे थे, उन्हें कभी ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। असल में वो लगातार फोर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जेनेटिक मेमोरीज में सर्वाइवल का ज्ञान और भी जटिल है, ज्यादातर धुंधला है। उदाहरण के लिए, बैम्बू के बिल के एंट्रेंस पर जो घास है उसे नेटल टेल ग्रास कहते हैं। गर्मियों के अंत में और पतझड़ की शुरुआत में ये बीज पैदा करती है, जिन्हें नेटल ग्रास सीड्स कहते हैं। बैम्बू के पास में चींटियों के पड़ोसियों का एक कॉलोनी है, जिसे बिग हेडेड हार्वेस्टर एंट्स कहते हैं। उन्हें नेटल ग्रास सीड्स पसंद हैं और वो कृषि करने वाले कीड़ों में से हैं। बसंत में वो अपने घोंसले के पास बीज लगाते हैं और यहाँ तक कि घास फूस हटाना और खाद डालना भी जानते हैं। जब नेटल ग्रास सीड्स पक जाते हैं तो वो उन्हें ताड़ते, सुखाते, ठीक करते और स्टोर करते हैं। जेनेटिक मेमोरी के अनुसार चींटियां ना तो स्वादिष्ट हैं और ना ही उनसे पंगा लेना आसान है। बिग हेडेड हार्वेस्टर आंट्स का घोंसला भी बारिश से प्रभावित हुआ था। वो अपने स्टोर किए हुए नेटल ग्रास के बीजों को सुखाने के लिए बाहर निकाल रहे हैं। बैम्बू चोर बनने का फैसला करता है। वो एक नेटल बीज निगल जाता है जो उसे पसंद आया, उड़ान भरता है, चक्कर लगाता है और आखिरकार चुपके से अपने बिल में वापस आ जाता है। बिग हेडेड एंट्स गुस्से में अपने अंटीना हिलाते हैं। सैकड़ों साथी मुंह खोलकर बाहर निकलते हैं, लेकिन आखिरकार बैम्बू के घर के पास आने की हिम्मत नहीं करते। वो दिखने में खतरनाक लगते हैं, लेकिन असल में ये छोटे बच्चे काफ़ी क्यूट हैं। आज बैम्बू साफ महसूस करता है कि उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ है। जटिल सोच से अब वो ओवरलोड वाला असर नहीं होता। पर्यावरण को समझने की शक्ति एक लेवल बढ़ गई है। कंपाउंड आंखों से दुनिया को देखना, रंग और भी साफ हैं, चित्र और भी तेज। अब जाकर वो एक सच्चा फोर्स बीइंग बना है। और इसके साथ ही रोज के शरीर की कमी का पता चलता है, आश्चर्यजनक रूप से भयानक। फोर्स को चैनल करने के लिए इंसानों जैसी मेरिडियंस नहीं है।
यूनिवर्स में कई जीव हैं जो बिना कल्टीवेशन के बहुत शक्तिशाली हैं। इंसानी सोच से गुमराह हो गया था। क्या इस प्लैनेट के रोचेस सच में कमजोर हैं? अभी फैसला करना जल्दी होगा। सिद्धांतिक रूप से कॉस्मिक फोर्स का इस्तेमाल करके जीन्स को बदलने की क्षमता का मतलब है अनंत विकास की संभावना। तथाकथित कमजोरी सिर्फ सही विकास का रास्ता ना मिलना है। लेकिन रोज की शुरुआत सच में बहुत नीचे से है, बिल्कुल जीरो, फूड चेन के सबसे नीचे। मेरी प्राथमिकता अब मजबूत बनना है। मैं हमेशा डर में नहीं रह सकता। हर कदम ध्यान से रखना, बड़े जीवों द्वारा शिकार किए जाने से डरना। जबरदस्ती खुद को सांत्वना देता है और थोड़ा बेहतर महसूस करता है। इवोल्यूशन के बाद उसके आगे के पैर ज्यादा विकसित हो गए हैं। हर 3 नोकों में एक एक्स्ट्रा सेगमेंट आ गया है जो पतले, लचीले और ब्लेड जैसे तेज हो गए हैं। झिल्लीदार पंखों की संरचना थोड़ी बदल गई है, हिमोप्टेरी मधुमक्खियों जैसी, जिससे उड़ने की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। बैम्बू को पता चलता है कि उसकी इच्छा इवोल्यूशन की दिशा को प्रभावित करती है। इवोल्यूशन से पहले एक कॉन्सेप्ट होने पर वो पता है कि इवोल्यूशन के बाद के बदलाव वास्तव में उस कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। जेनेटिक मेमोरी दिखाती है कि प्लैनेट पर सभी रोच वॉरियर की ग्रोथ के 6 स्टेजेस हैं। बैम्बो अब लेवल 1 जूनियर वॉरियर है। जेनेटिक मेमोरी बताती है कि जूनियर वॉरियर्स को क्लैन के बुजुर्गों की सुरक्षा में तेजी से बढ़ना चाहिए। सिर्फ एक अल्टीमेट वॉरियर बनने के बाद ही अपना इलाका चुनने और स्वतंत्र रूप से जीने के लिए निकलना चाहिए। बैम्बो का बुजुर्ग वो क्रिम्सन वॉरियर था जो दुर्भाग्यवश रहस्यमयी तरीके से मर गया। जूनियर वॉरियर्स सिर्फ छोटे कीड़ों का शिकार करके खा सकते हैं, अभी भी फूड चेन के सबसे नीचे। बैम्बो किस समय विकास के चरम पर है, जिसमें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। अभी अभी वो जो उठाकर लाया था उसे ख़त्म करने के बाद ही भूख फिर से लगने लगती है। जैसे ही बैम्बो खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने के बारे में सोचता है, एक बड़ा हरा कीड़ा नेटल ग्रास के पत्ते पर बैठकर आराम से कोमल घास के पत्ते चबा रहा है। जेनेटिक मेमोरी के अनुसार ये कीड़ा एक सॉडहॉर्न लोकस्ट निम्फ है जिसमें कोई कॉम्बैटेबिलिटी नहीं है, हालांकि उसके बचने के स्किल्स फर्स्ट रेट हैं। बैम्बो आसपास देखता है, कंफर्म करता है कि कोई और शक्तिशाली शिकारी नहीं है और चुपके से पास जाता है। अगले ही पल बैम्बो एंगल कैलकुलेट करता है। अचानक जमीन से उछलता है, बैलेंस खोता है, अपने पंख फैलाता है और एक पल में निशाने पर जा लगता है। उसका बायां आगे का पंजा स्वॉर्ड हॉर्न लोकस्ट निम्फ के पीठ के कवच को छेद देता है, शेल को तोड़कर उसे कसकर पकड़ लेता है। उसका दायां आगे का पैर कंपाउंड आई की तरफ वार करता है। शोर बहुत ज्यादा है। पास के लगभग 10 स्वॉर्ड हॉर्न लोकस्ट निम्फ चौंक जाते हैं, घबराहट में इधर उधर कूदने लगते हैं और इस तरह जीवन एक रूटीन में ढल जाता है। बैम्बू हर दिन सुबह और दोपहर में बाहर जाता है। 2 निम्फ्स को 2 बार पकड़ना खाने के लिए काफी है। बचा हुआ पिछले पैर का मीट सुखाकर स्टोर कर लिया जाता है, बाकी उसके आंटी पड़ोसियों को दे दिया जाता है। जल्दी ही 1 महीना बीत जाता है। मैं अपनी दूसरी मोल्टिंग से गुजरता हूँ, लेवल 2 जूनियर वॉरियर बन जाता हूँ। शरीर की लंबाई 18 तक पहुंच जाती है, ताकत थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन बदलाव ज्यादा नहीं होता। अभी भी 7 और ऐसे एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट्स बाकी हैं। सिर्फ अल्टीमेट वॉरियर बनने पर ही दूसरा गुणात्मक लीप आएगा। बिल के एंट्रेंस पर चेक करने पर दोपहर हो चुकी है। गर्म हवा के झोंके, हवा कांप रही है। ज्यादातर जानवर इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाते और छिपे रहते हैं। सिर्फ मेहनती बिग हेडेड हार्वेस्टर एंड्स झुलसती धूप में अपने काम में लगे रहते हैं। बम्बो और कई छोटे फूलों वाले सांपों के भारी शिकार के कारण जो स्वॉर्ड हॉर्न लोकस्ट निम्स को खा रहे थे, चींटियों को इस साल बम्पर फसल मिली है। मेरा पहला लाइफ सीड इंक्यूबेट हो चुका है। क्या मुझे इसे लगा देना चाहिए? छोड़ो, गलत मौसम है। आखिरकार ये एक फोर्स सीड है। अगर गर्मी से मर गया तो बुरा लगेगा, लेकिन अगले लाइफ सीड के लिए मुझे कौन सा बीज चुनना चाहिए? बम्बो सोच विचार करने लगता है। वो मजबूत टांगों वाले निम्स का शिकार करने निकलता है। एंट्रेंस पर बैठकर खाते हुए सोचता है। नदी के किनारे 1 दर्जन से ज्यादा शहतूत के पेड़ हैं, खास तौर पर व्हाइट जेड मलबेरी। शहतूत स्वादिष्ट होते हैं और शहतूत के बीज इतने छोटे होते हैं कि लाइफ सीड पाउच में फिट हो सकते हैं। लेकिन शहतूत के बीजों को लगाने के बाद पकने और फल देने में कम से कम 3 साल लगते हैं। पास के जंगल में एक दुर्लभ सनलिट एवरग्रीन का पेड़ है, उसमें भी धीरे धीरे बढ़ने की समस्या है। लाल रास्पबेरी सबसे अच्छा विकल्प हैं, लेकिन फल सिर्फ पतझड़ के अंत में पकते हैं। जब रोच वॉरियर्स अपने लाइफ सीड पाउचेज में लाइफ सीड्स को पोषण देते हैं, तो इसमें शामिल ज्ञान काफी जटिल होता है। हर लाइफ सीड का चुनाव भविष्य के एवोल्यूशनरी ग्रोथ को प्रभावित करता है।
बम्बो निकल पड़ता है। दोपहर की सुरक्षित गर्मी का फायदा उठाकर नदी के पास जाता है। कई चक्कर लगाकर वो 1 दर्जन से ज़्यादा शहतूत तोड़ता है और उन्हें बिग हेडेड हार्वेस्टर एंट्स के घोंसले के एंट्रेंस पर गिरा देता है। ये बिग हेडेड एंट्स बिल्कुल भी नखरे नहीं करते और उन पर टूट पड़ते हैं। वो तेज़ी से शहतूत का गूदा खा जाते हैं, अंदर के बीज इकट्ठा करते हैं और उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। नेटल ग्रास के खेत की देखभाल करते हुए जीवन आरामदायक और सुखद है। एक और धूप वाला दिन। ओस जल्दी सूख जाती है। बिग हेडेड हार्वेस्टर एंट्स व्यस्तता से बीजों को सुखाने के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे ही नमी थोड़ी कम होती है, आधे सुबह की और धूप उन्हें पूरी तरह सुखा देगी। बैम्बू स्केड्यूल के अनुसार बाहर निकलता है। दूर एक घास के पत्ते पर खड़ा होकर देखता है, ध्यान से तुलना करता है। उसका प्लान है कि वो सबसे अच्छी क्वालिटी के 3-3 वाइट जेड मलबरी और सनलिट फ्रूट के बीज अपने स्टोरेज चेंबर के लिए चुनेगा। उसका ध्यान एक चमकते हुए सुनहरे रंग की तरफ खिंच जाता है। आकार से ये एक नेटल घास का बीज है। साधारण बीज सूखने पर हल्के भूरे रंग के होते हैं। ये निश्चित रूप से एक म्यूटेटेड नेटल बीज है, एक फोर्स प्लांट का बीज। क्या ये मेरी किस्मत है या ये प्लैनेट इतना फोर्स रिच है कि पौधों में म्यूटेशन ज़्यादा आम है? उसके उत्साह में उसकी आत्मा में एक धुंधली सी जेनेटिक मेमोरी सामने आती है, जिसमें एक शब्द है गॉड ग्रांटेड सीड। जेनेटिक मेमोरी में गॉड ग्रांटेड सीड्स के लिए 2 कल्टीवेशन के तरीके रिकॉर्ड हैं। पहला है सीधा लगाना। परिणामी फोर्स प्लांट ऐसे बीज या फल पैदा करता है जिनको खाने पर अनिश्चित विशेष शक्तियां मिलती हैं। दूसरा है लाइफ सीड पाउच से पोषण देना, जिससे जातीय क्षमताओं को गॉड ग्रांटेड बीज में डालने का चांस होता है, जिससे एक बेहद हाई क्वालिटी वाला लाइफ सीड बनता है। इसका नुकसान ये है कि इसमें भारी कॉस्मिक फोर्स खर्च होती है और व्यक्तिगत विकास में देरी होती है। बैम्बू 2 सेकंड के लिए झिझकता है, फिर उड़ान भरता है, नीचे डाइव लगाता है और गॉड ग्रांटेड बीज को एक ही झटके में निगल जाता है। अपने लाइफ सीड पाउच को एक्टिवेट करके उसे लपेट लेता है। इस हरकत से बीज की रक्षा कर रहे बिग हेडेड हार्वेस्टर एंट्स तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, जो मरने मारने पर उतारू लगते हैं। परेशानी से बचने के लिए बैम्बो जल्दी से कुछ पेड़ के बीज चुनता है और उड़ जाता है। कंजूस जीव, मैंने कल तुम्हारे लिए वो फल तोड़े थे। बैम्बू अपने प्रवेश द्वार पर खड़ा है, अपने एंटेना हिलाता हुआ धमकी भरे फेरोमोन्स छोड़ता है। परेशानी खड़ी करने आ रहे बिग हेडेड हार्वेस्टर एंट के सैनिक तुरंत झिझक जाते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। दोनों तरफ कुछ देर तक टकराव बना रहता है, फिर चींटियों का झुंड पीछे हट जाता है। वो सिर्फ दुश्मनी रखते हैं, एहसान कभी नहीं मानते। इन्हें इंटेलिजेंट जीव नहीं कहा जा सकता, यहाँ तक कि लो लेवल इंटेलिजेंस भी नहीं। बैम्बू पूरा दिन देखता रहता है और पता लगाता है कि नेटल ग्रास की टहनियों पर तेज धूप का कोई असर नहीं होता। इसके विपरीत वो भरपूर धूप में तेजी से बढ़ते हैं। ध्यान से सोचने के बाद वो निष्कर्ष निकालता है कि नेटल घास गर्मी से नहीं डरती। मिट्टी में दबे मजबूत जड़ तंत्र टहनियों को स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त पानी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में वो अपना पहला लाइफ सीड लगाने पर विचार कर सकता है। लगाने के 2 दिन बाद एक कोमल नया अंकुर मिट्टी से बाहर निकलता है। उनके बीच जुड़ाव और साझे भाग्य की एक बहुत कमजोर लेकिन अद्भुत अनुभूति बनती है। बैम्बू पत्थर लाकर लाइफ सीड के पौधे के चारों ओर एक बाध बनाता है, ताकि उसकी हर समय सॉड हॉर्न लोकस निम्फ्स जैसे शाकाहारी कीड़ों से रक्षा कर सके। किस्मत से एक और तूफानी बारिश आती है। सिंचाई के लिए भरपूर बारिश के साथ अंकुर सफलतापूर्वक 3 पत्तियां विकसित कर लेता है। जंगल के गर्मियों की वर्षा पैटर्न के अनुसार कई दिनों का सूखा आने वाला है। सतह की मिट्टी की नमी झुलसाती धूप से जल्दी सूख जाएगी। बैम्बू पहले से तैयारी करता है। हर सुबह पत्तियां से ओस इकट्ठा करने के लिए एक खोखला पौधे का तना ढूंढता है। पानी देने के लिए जैसे जैसे घास का पौधा बढ़ता है, वो अद्भुत जुड़ाव की अनुभूति धीरे धीरे साफ होती जाती है। एक तूफान के बाद बैम्बू सावधानी से उसे खोदकर अपने बिल के प्रवेश द्वार पर लगा देता है। ट्रांसप्लांट सफल होता है। पौधा और भी तेजी से बढ़ता है, मजबूत जड़तंत्र वाली दूसरी फसल की आम नेटल घास से भी तेज। पत्तियां आम नेटल घास से थोड़ी अलग हैं, नसें बैंगनी काली, मोटी और सख्त हैं। समय बीतता जाता है। 1 महीने के बाद बैम्बू में फिर से मोल्टिंग के लक्षण दिखने लगते हैं। उसे नींद आने लगती है। भयानक सूखे का मौसम। पानी दिए बिना अविकसित नेटल घास का लाइफ सीड गर्मी से मर सकता है, और वो घिनौने सॉडहॉर्न लोकस्ट निम्फ्स, अगर जल्दी शिकार न किया गया तो वो लाइफ सीड को पूरी तरह खा जाएंगे। बैम्बो को पक्का विश्वास है कि सूखे से बचने और उन भूखे सॉडहॉर्न लोकस्ट निम्फ्स से आगे निकलने से स्थिति सुधर जाएगी।
नींद एक श्राप की तरह है, लगातार बढ़ती जा रही है। बैम्बू जिद से अपने शरीर के विकास चक्र का अपनी इच्छा शक्ति से विरोध करता है। 20 दिन बिना बारिश के, ये सिर्फ सूखा मौसम नहीं बल्कि पूरी तरह से सूखे की आपदा है। कई हरे भरे ऊंचे जंगल के पेड़ों के पत्ते पीले होने लगते हैं। नदी के किनारे की घास सब सूख जाती है, तालाब सूख जाते हैं। पास में बसा हुआ छोटा फूलों वाला सांप गायब हो गया है, शायद गर्मी से मर गया या फिर आपदा से बचने के लिए कहीं और चला गया। बैम्बू को जल्दबाजी में नेटल घास का लाइफ सीड लगाने का कुछ अफसोस होता है। अब सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि लाइफ सीड की पक्की पत्तियां भी पीली होने लगी हैं। आधी सूखी नई पत्तियों का विकास रुक गया है। बैम्बू के पास कोई और विकल्प नहीं है, वो सिर्फ मेहनत से कई शाखाएं खींचकर झुलसती धूप को रोकने के लिए एक साधारण छाया बनाता है। ये बचेगा या नहीं, ये किस्मत पर निर्भर है। बैम्बू और नहीं रुक सकता, वो अपने घोंसले में गहरा घुस जाता है और सो जाता है। नींद में गॉड ग्रांटेड सीड्स के बारे में विशाल जेनेटिक जानकारी जागती है, जो उसकी आत्मा की मेमोरी में छप जाती है। गॉड ग्रांटेड सीड से पोषित लाइफ सीड्स आम बीजों से पोषित लाइफ सीड से बहुत अलग होते हैं। उनके विकास के लिए भारी मात्रा में फोर्स एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्हें फोर्स रिच स्थानों पर लगाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है जमीन के नीचे पत्थर दफनाना ताकि वो तेजी से बढ़ सके। जूनियर वॉरियर्स को गॉड ग्रांटेड सीड्स को लाइफ सीड्स के रूप में नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि एवोल्यूशनरी नींद व्यक्तिगत विकास और लाइफ सीड पोषण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। गॉड ग्रांटेड सीड्स भारी फोर्स खर्च करते हैं, जिससे देरी होती है। इतना जरूरी ज्ञान ये पहले क्यों नहीं जागा? उठने पर होश धुंधला, शरीर कमजोर, पहले एवोल्यूशनरी बदलाव से भी कमजोर। वो फिर से मौत के किनारे से घूमा, किस्मत से वो फिर से बच गया है। लंबे समय से छूटी हुई नम हवा। बैम्बू पहले महसूस करता है कि उसकी नींद के दौरान सूखा बीत गया है। घोंसले में लगे कुछ पत्ते खाकर थोड़ी देर आराम करके ताकत वापस पाने के बाद वो ऊपर सूखे स्टोरेज चेंबर में चढ़ता है। अच्छा, 2 असफलताओं के बाद तीसरी कोशिश सफल रही। काले पत्थर के अंदर बना स्टोरेज चेंबर नमी से प्रभावित नहीं हुआ था। सूखा हुआ मीट अच्छी तरह से सुरक्षित है। अब एक लेवल 3 जूनियर वॉरियर, उसका शरीर फिर से हल्का बदलाव दिखाता है। धीरे धीरे उस लड़ाई के लिए सर्वोत्तम रूप के करीब आ रहा है जो उसने सोचा था। वो थूकता है। एक बैंगनी सुनहरा बीज जो अंधेरे में हल्का बैंगनी चमक रहा है। ये नया पोषित गॉड ग्रांटेड बीज है, उसका दूसरा लाइफ सीड। इस मोल्टिंग की नींद लगभग 1 महीने चली, सीधे गर्मियों के बीच से पतझड़ की शुरुआत तक। बिल के प्रवेश द्वार पर एक 3 मीटर ऊंचा हरा घास का पौधा हवा और बारिश में धीरे से झूम रहा है, खास तौर पर ऊपर का हल्का बैंगनी फूल जो धुंधले में कमजोर बैंगनी रोशनी फैला रहा है। नेटल घास का लाइफ सीड। ये ना सिर्फ सूखे से बच गया बल्कि एक अकल्पनीय ऊंचाई तक बढ़ गया है और उस पर फूल भी आ गए हैं। जब वो हैरान होकर देखता है, एक हल्की सी फोर्स बैम्बो के शरीर में समा जाती है। नेटल ग्रास लाइफ सीड ने बहुत ज़्यादा फोर्स जमा कर ली है और उसे छोड़ने की ज़रूरत है, जिसे वो लगभग बैम्बो को ट्रांसफ़र कर रहा है। बैम्बो की वर्तमान अवशोषण क्षमता सीमित है। उसका शेल हल्की बैंगनी रोशनी छोड़ता है। जैसे ही ये फोर्स अंदर आती है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ज़्यादातर प्रकृति में वापस चला जाता है। अब मेरा स्वतंत्र फोर्स अवशोषण दर सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त है। जैसा कि उम्मीद थी, लेवल 4 तक पहुंचने के लिए एक लाइफ सीड की सहायता की ज़रूरत है। पर पहाड़ पर उस क्रिम्सन वॉरियर के लगभग 1 दर्जन पेड़ के पौधे बचे हैं, साथ ही एक रास्पबेरी की झाड़ी जिस पर फल लगने लगे हैं। रास्पबेरी लगभग 1 महीने में पक जानी चाहिए, तब उन्हें तोड़ना देर नहीं होगी। अब वो तीसरा लाइफ सीड पोषित कर सकता है, व्हाइट जेड मलबेरी और सनलिट फ्रूट। बैम्बू ध्यान से विचार करता है और सनलिट फ्रूट को प्राथमिकता देने का फैसला करता है। रोजाना शिकार में ज्यादा समय नहीं लगता। ज्यादातर समय वो बिल के प्रवेश द्वार पर आराम से बैठा रहता है, नेटल लाइफ सीड की देखभाल करता है, खाना पचाता है और कॉस्मिक फोर्स को एब्जॉर्ब करता है, अपने विकास को महसूस करता है। बैम्बो अभी भी इस निष्क्रिय विकास प्रणाली का आदी नहीं है, जो उसकी इच्छा के नियंत्रण से परे है। अपने पूरे शरीर को खोजने पर रोज के रूप में सच में कोई मेरिडियंस नहीं है। काफ़ी कष्टदायक सोच के बाद बैम्बो को आखिरकार एक दिन ज्ञान प्राप्त होता है। वो मेरिडियंस ना होने पर अटका हुआ था। मेरिडियंस के मूल उद्देश्य को नज़रअंदाज करते हुए इंसानी मेरिडियंस स्टोर और चैनल करते हैं, जबकि रोज का खून
कॉस्मिक फोर्स को पूरी तरह से समा सकता है और छोड़ सकता है। मूल रूप से मेरिडियंस जैसी ही स्टोरेज और चैनलिंग क्षमताओं का मालिक है। फर्क यह है कि रोच का खून अनियंत्रित रूप से पूरे शरीर में अपने आप सर्कुलेट होता है और स्टोर की हुई फोर्स बिना नियंत्रण के अपने आप निकलती है। बैम्बू की सोच बदलती है। उसके सामने एक दरवाज़ा खुल जाता है। रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना मेरिडियन कल्टीवेशन के बराबर है। इंसान निश्चित रूप से अपने रक्त प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन रोचेस शायद कर सकते हैं। इंसानों के पास सिर्फ एक दिल होता है, जबकि रोचेस के पास छाती और पेट में 3 बड़े दिल होते हैं और शरीर की नसों में, खास तौर पर गैंग्लियन जंक्शंस पर, कई छोटे दिल होते हैं। बड़े और छोटे दिल मिलकर रक्त प्रवाह को पंप करते हैं। बम्बू का आइडिया सरल है। शरीर के अंदर अलग अलग आकार की अनगिनत रक्तवाहिकाएं हैं। भले ही वो अव्यवस्थित लगती हैं, लेकिन उनका एक साफ पैटर्न होता है। अगर वो सभी दिलों के धड़कने और रुकने को नियंत्रित कर सकता है, तो वो शरीर में रक्त प्रवाह को निर्देशित कर सकता है, जो फोर्स सर्कुलेशन और कल्टीवेशन को निर्देशित करने के बराबर है। इसका क्रियान्वयन बेहद मुश्किल है। क्या दिल की गति शारीरिक स्थितियों और हार्मोनल उत्तेजना से नियंत्रित होती है, ना कि इच्छा से। दिशा मिलने के बाद आगे एक विशाल खोज का प्रोजेक्ट है। अपने दिल की धड़कन में बदलाव को महसूस करते हुए हर तरह की हरकतें करने के लिए अपना दिमाग लगाता है। बम्बो अलग अलग जोरदार हरकतों से मांसपेशियों और रक्तवाहिकाओं को उत्तेजित करता है। साथ ही बदलाव को महसूस करने के लिए मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे पता लगाता है कि उसके छोटे से शरीर में वास्तव में है क्या। यहाँ कई छिपी हुई रक्तवाहिकाएं और दिल हैं। इन छिपी हुई नसों में उत्कृष्ट लचक होती है, आमतौर पर सिकुड़कर छोटे फाइबर्स बन जाती हैं, जो मसल फाइबर की हरकत में कोई बाधा नहीं डालती। मांसपेशियों, रक्तवाहिकाओं और कंकाल संरचनाओं की जटिलता कल्पना से परे है, इंसानी शरीरों से कहीं ज्यादा। बैम्बू ने शुरू में सोचा था कि वो आसानी से इसके अनुरूप कल्टीवेशन के तरीके बना सकता है, लेकिन पता चला कि चीजें कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थीं। तकनीक बनाना खोज और निष्कर्ष की एक जटिल प्रक्रिया है। रूपक के तौर पर कहें तो जिससे वो बेस 3 की गणना समझ रहा था, वो छिपी हुई नसों और दिलों की खोज के साथ बेस 6 बन गया। इंसानी समाज में कंप्यूटर प्रोग्राम्स भारी समय बचा सकते थे। समस्या ये है कि वो एक आदिम ग्रह पर है, जहां जीरो टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल अकेला, बिना कागज या कलम के। बम्बो पत्थर के अंदर गहराई में एक समर्पित रिसर्च चेंबर खोदना शुरू करता है। ऊपरी सतह को चिकना करता है और सबसे आदिम तरीके से जानकारी रिकॉर्ड करता है, पत्थर पर खोदकर। 9 रोज के चित्र, सामने का, पीछे का और साइड क्रॉस सेक्शंस, सावधानी से अपने खुद के कवच, गांठों, मांसपेशियों और सबसे महत्वपूर्ण रक्तवाहिका और दिल के वितरण को दर्शाते हुए। इसके बावजूद सतह घने अक्षरों से भर जाती है। कम महत्वपूर्ण हिस्सों को रेखाओं से चिन्हित किया गया है, जो स्ट्रक्चरल एटलस नाम के हशिये में लिखे नोट्स की ओर ले जाती हैं। इस काम में बैम्बो को आधे महीने से ज्यादा लग जाता है। तीव्र शारीरिक गतिविधि और मानसिक अतिश्रम से भारी खपत होती है, जिससे अधिक भोजन की मांग होती है। दुर्भाग्यवश कहीं से एक एम्बर सर्पेंट आ जाता है और नदी के किनारे अपना घर बना लेता है। जेनेटिक मेमोरी दिखाती है कि वयस्क एम्बर सर्पेंट्स जंगल पर हावी विशाल जानवर होते हैं, फूड चेन के शीर्ष शिकारी, जिनके शिकार के लिए वरिष्ठ क्लान के योद्धाओं की जरूरत होती है। ये एक किशोर एम्बर सर्पेंट है, लगभग 5 मीटर लंबा। बैम्बो के लिए पहले से ही एक अपराजय विशाल जानवर। बैम्बो सिर्फ लाचारी से देख सकता है कि कैसे उसके शिकार का शिकार हो रहा है। अनिश्चित कि क्या सांप उसे निशाना बना सकता है। रात में शिकार करने की हिम्मत भी नहीं करता। वो सोचता है कि वो बस सह लेगा, लेकिन वो जीव अपना इलाका बढ़ाना शुरू कर देता है। जंगल के पास मोलों, गिलहरियों, खरगोशों, पक्षियों और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करता है। एम्बर सर्पेंट नेटल घास के लाइफ सीड को भी देख लेता है, फोर्स से आकर्षित होकर। पौधे से निकलने वाली औरा और किसी समय अपनी धूप सेकने की जगह काले पत्थर के ऊपर से बम्बो के घोंसले के प्रवेश द्वार पर ले आता है। हर सुबह वो बिना चूके रेंगता हुआ आता, लाइफ सीड के पास कुंडली मारकर बैठ जाता, दोपहर तक नहीं जाता। बम्बो का धैर्य जवाब दे जाता है। ना सिर्फ उसका प्रवेश द्वार रोज ब्लॉक होता है, बल्कि सांप उस लाइफ सीड पर भी नजर रखता है, जिसे उसने इतनी मेहनत से उगाया है। बम्बो को उसे मारने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा। उसकी जागी हुई जेनेटिक मेमोरी में कई जहरीले जीव रिकॉर्ड हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बम्बो को पास में कोई नहीं मिलता। उसे एक छोटा सा चपटा कीड़ा मिलता है, जिसे स्टिंक बीटल कहते हैं, जिसका नाम उसके चमकदार रंग बिरंगे कवच पर बिल्कुल फिट बैठता है।
जंगल में चमकदार रंग का मतलब आमतौर पर घातक विषाक्तता होता है, शिकारियों के लिए एक चेतावनी। कीड़ों के संवेदी अंग इस गैस को रिजेक्ट नहीं करते, कुछ भी महसूस नहीं करते, लेकिन सांपों, चूहे और पक्षियों के सूंघने वाले अंगों के लिए ये एक असहनीय गंधी और घातक बदबू है। वो स्टिंग बीटल से दूर रहते हैं, उनसे बचने के लिए बेताब। बैम्बो एम्बर सरपेंट को भगाने के लिए स्टिंक बीटल की गंध का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। दिन वो एक स्टिंक बीटल पकड़ता है, उसके जहर को लाइफ सीड के चारों ओर एक घेरे में निचोड़ता है। सांप की लपलपाती जीभ अजीब गंध को तेजी से पहचान लेती है। वो हिचकता है, काफी देर तक चक्कर लगाता है, लेकिन आखिरकार लाइफ सीड के पास नहीं जाता। बम्बो चुपके से देखता है, कंफर्म करता है कि तरीका काम कर रहा है, मन ही मन खुश होता है और घेरा बढ़ाने का फैसला करता है। एक दोपहर में बम्बो एक ही बार में लगभग 100 स्टिंक बीटल्स का शिकार करता है। काले पत्थर और नेटल के खेत के आसपास के इलाके को स्टिंक बीटल की बदबू से भीगे पत्थरों से ढक देता है। घातक बदबू हवा में आराम से फैल जाती है। अगले दिन सुबह एम्बर सरपेंट दूर से दिखाई देता है, इधर उधर रेंगता हुआ, एक रास्ता ढूंढता हुआ, लेकिन बदबू उस पर हावी हो जाती है। आखिरकार वो दूर एक सुनहरे बारिश के पेड़ के नीचे कुंडली मार लेता है, सिर झुकाए, मुंह सख्ती से बंद, बिल्कुल निराश दिख रहा है। एक अजगर की कांटेदार जीभ उसका सबसे महत्वपूर्ण संवेदी अंग है। गंध के प्रति अत्यंत संवेदनशील, एम्बर सरपेंट इस गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी स्वाभाविक रूप से घास के बीजों को नहीं छोड़ सकता। पहले कुछ दिन अनिच्छा से घेरे में घूमता रहता है, एक रास्ता ढूंढता है, पास आने की कोशिश करता है। कई दिनों की बेकार कोशिशों के बाद आखिरकार वो हार मान लेता है। अजगर के भगाए जाने के बाद बम्बो कल्टीवेशन शुरू करता है, फोर्स को महसूस करने की कोशिश करता है। दूसरे चेंबर में रिकॉर्ड खोदते समय वो उसे जल्दी से भर देता है। पूरे 53 डायग्राम्स, हर एक के साथ संक्षेप में टेक्स्ट जिसका नाम है फाउंडेशनल मूवमेंट एटलस। हर दिन उसे बहुत व्यस्त रखता है। फिर भी अकेले रहते हुए इस कीड़े को अकेलापन महसूस नहीं होता। समय व्यस्तता में अनजाने में बीत जाता है और एवोल्यूशनरी स्टेट फिर से आ जाता है, इस बार और भी तेजी से। सिर्फ 2 दिन की नींद के बाद वो रुक नहीं पाता और गहरी नींद में सो जाता है। फोर्स फ्रूट खाने वाले मजबूत पक्षी और जानवरों के फाइटर्स में विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। अक्सर उनके पास कीड़े फाइटर से कहीं ज्यादा लड़ाई की शक्ति होती है। अगर किसी के इलाके में जानवर फाइटर्स पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत खत्म कर देना चाहिए, वरना वो गंभीर आपदा लाएंगे। लाइफ सीड के फल पकने के मौसम में पक्षी और जानवर चोरी करने आ सकते हैं। दया ना दिखाओ, वरना वो तुम्हारा फल लूट लेंगे और क्लैन के प्रभुत्व के लिए खतरा बन जाएंगे। जीन्स में लिखा ज्ञान एवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ट्रिगर हो जाता है। टूटा फूटा, अव्यवस्थित, धुंधला। इस जागरण से वो पहले से बेहतर स्थिति में है, कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं। खाने और ताकत हासिल करने के बाद वो जल्दी से एनर्जेटिक हो जाता है। बाहर जाकर चेक करने पर पहले से ही सुबह हो चुकी है। एम्बर सर्पेंट अपनी चालों से हार नहीं मान रहा। प्रवेश द्वार पर फिर से कुंडली मारे हुए हैं, निकलने का रास्ता रोके हुए, सावधानी से इधर उधर झांक रहा है। लाइफ सीड के नेटल घास के बीज हल्के बैंगनी रंग के हैं, अभी तक पके नहीं हैं। दोपहर में एम्बर सरपेंट रेंग कर चला जाता है। बैम्बू बड़े पैमाने पर स्टिंग बीटल्स का शिकार करता है। उनकी बदबू वाली ग्रंथियों का इस्तेमाल करके रक्षा घेरे को फिर से बनाता और मजबूत करता है। लाइफ सीड के घास के बीज रात में हल्के बैंगनी से बैंगनी काले रंग की चमक में बदल जाते हैं, एक संकेत है कि बीज पकने वाले हैं। एम्बर सरपेंट साफ तौर पर बीजों की आने वाली स्थिति का अंदाजा लगा सकता है। बार बार पास में घूम रहा है, हमला करने के लिए तैयार। जब नेटल घास के बीज पक जाएंगे तो स्टिंग बीटल की बदबू की बाधा बेकार हो जाएगी और वो निश्चित रूप से उन्हें चुराने के लिए लापरवाही से दौड़ेगा। बैम्बू इस बात से परेशान है। अगर उसे पता होता कि ये मुसीबत आने वाली है तो वो जल्दी में नेटल लाइफ सीड नहीं लगाता। काफी सोच विचार के बाद वो 3 समाधान निकालता है। पहला, बीजों को पूरी तरह पकने से पहले ही काट लेना। दूसरा, नेटल बीजों के पकने का इंतजार करना और एम्बर सर्पेंट को उन्हें खाते हुए देखना। एक अविकसित एम्बर सर्पेंट फोर्स फ्रूट खाने से ज्यादातर अचानक मर जाएगा, या कम संभावना है गहरी नींद में सो जाएगा और एक फोर्स बीइंग में विकसित हो जाएगा। तीसरा, बैम्बो बहादुरी से एम्बर सरपेंट से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, खासकर जबकि हाल ही की ट्रेनिंग के नतीजे दिख रहे हैं, जिससे उसे जीतने का कुछ मौका मिलता है। हालांकि बैम्बो इसे पहले ही खारिज कर देता है। वो कई दिनों तक पहले और दूसरे तरीकों के बीच उलझा रहता है, आखिरकार दूसरे को चुनता है। लाइफ सीड्स एक तक सीमित नहीं है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है,
इस साल की फसल बर्बाद हो गई, अगले साल और लाइफ सीड्स लगाने को मिलेंगे। एम्बर सरपेंट मजबूत होता जा रहा है, भविष्य की शांति के लिए उसे जल्दी ही खत्म करना होगा। रणनीति पर आने के एक दिन बाद स्पाइक पर सबसे नीचे वाला बीज रात में चमकना बंद कर देता है, जो पूर्ण परिपक्वता का संकेत है। एम्बर सर्पेंट बेपरवाही से बैंबो के प्रवेश द्वार पर कुंडली मार लेता है, लंबे समय तक रुकने के लिए तैयार। पके हुए बीजों को खाने की जल्दी नहीं। एक दिन बाद 3 और पक जाते हैं, फिर भी सांप अभी भी नहीं काट रहा। साफ है वो इंतजार कर रहा है, सभी बीजों के पकने का इंतजार कर रहा है ताकि उन्हें पूरा निगल सके। जैसा कि जेनेटिक मेमोरी में वर्णन है, एम्बर सर्पेंट्स अत्यधिक लालची जानवर होते हैं। जितना ज्यादा वो खाता है उतनी ही बुरी तरह से मरता है। बैंबो बुरी तरह से कोसता है। अचानक रात में एक भूरा काला रूप अचानक बाहर निकलता है, बिना चेतावनी के एम्बर सर्पेंट पर हमला करता है। अचानक हुई इस लड़ाई ने चुपके से देख रहे बानबो को भी चौंका दिया। जेनेटिक मेमोरी से एक शैडो हंटर बानबो अचानक हमला करने वाले को पहचान लेता है। लड़ाई पूरी तरह से एक तरफ झुक जाती है। छोटे शरीर वाला शैडो हंटर अपनी पीठ झुकाता है, पूंछ खड़ी करता है, भयानक इरादा दिखाता है। बिजली की तेजी से चलते हुए उसके पंजे लगातार एम्बर सर्पेंट पर खूनी खरोच छोड़ रहे हैं। एम्बर सर्पेंट एक खेरे में कुंडली मार लेता है, सर अंदर किए हुए एक सैंडबैग की तरह मार खा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं देना चाहता, दुश्मन बहुत तेज है, निशाना लगाना नामुमकिन है। शैडो हंटर अपना पूरा कॉम्बो पूरा करता है, शायद थोड़ा थक गया है, एक सुरक्षित जगह पर पीछे हट जाता है। पूरी तरह से खरोचे हुए एम्बर सर्पेंट को सतर्कता से देखता है। एम्बर सर्पेंट अपना सर अंदर रखे हुए हैं, स्थिर, जीने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा। शैडो हंटर आराम करने की हिम्मत नहीं करता, थोड़ी देर आराम करता है, फिर एम्बर सर्पेंट के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, शायद घातक कमजोर स्थानों की तलाश में। शैडो हंटर एक अनुभवी शिकारी है जो चालों को जानता है, इसीलिए वो अचानक रुक जाता है और अपनी रणनीति बदलता है। धीरे धीरे एम्बर सर्पेंट के चारों ओर चक्कर लगाता है। 10 से ज्यादा चक्कर लगाने के बाद जब देखता है कि दुश्मन कभी अपना सिर नहीं दिखाता, तो वो अचानक आगे लपकता है, बाहर निकली हुई पूंछ को काट लेता है। कुंडली मारे हुए एम्बर सर्पेंट अचानक अपना सिर बाहर निकलता है। उसका पूरा शरीर एक छोड़े गए तीर की तरह सीधा हो जाता है, जबड़े शैडो हंटर की तरफ खुले हुए। शैडो हंटर का तना हुआ शरीर विस्फोटक रूप से उछलता है, ऊंचा कूदता है, मुड़ता है। जानलेवा हमले से बचने के लिए साथ ही अपने पंजे चलाता है। सांप के महत्वपूर्ण 7 इंच गर्दन के पॉइंट पर वार करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश ये थोड़ा धीमा है, कनेक्ट नहीं कर पाता। इस शैडो हंटर के हमले में पूरी ताकत इस्तेमाल होती है। अजगर के पेट पर 3 गहरी खून बहती हुई खरोच छोड़ जाती है। बैंबो हैरानी से देखता है, तो प्राकृतिक जीवों की आधी लड़ाई इतनी शानदार हो सकती है। एम्बर सर्पेंट जल्दी से अपने शरीर को कुंडली मार लेता है, एक रक्षात्मक मुद्रा में। शैडो हंटर एम्बर सर्पेंट के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, हमला करने की कोई जल्दी नहीं। उसका धैर्य तोड़ रहा है। एम्बर सर्पेंट कसकर कुंडली मारे रहता है, अपना सिर दिखाने से मना करता है। बनबो देखता है कि एम्बर सर्पेंट की फटी हुई खाल से निकलने वाला खून जल्दी सूख जाता है। मजबूत औषधि अनुमानतः सभी ठंडे खून वाले जीवों की एक मानक क्षमता है। शैडो हंटर के पास ये नहीं है। 10 से ज्यादा चक्कर लगाने के बाद वो फिर से उकसाने से खुद को रोक नहीं पाता। वही चाल इस्तेमाल करते हुए वो अचानक आगे लपकता है, एम्बर सर्पेंट की बाहर निकली हुई पूंछ पर काटता है। इस बार एम्बर सर्पेंट तैयार है। जिस पल उसकी पूंछ काटी जाती है, वो जोर से पीछे खींचता है, जैसे मछली पकड़ रहा हो। शैडो हंटर को अपनी तरफ खींचता है, साथ ही वो अपना सिर ऊंचा उठाता है, जबड़े चौड़े खुले, तैयार, स्थिर, लेकिन तुरंत हमला नहीं करता। शैडो हंटर बैलेंस बिगड़ने पर घबराहट में उछलता है। हवा में उछलने के पल में एम्बर सर्पेंट का उठा हुआ सिर उस पर लॉक हो जाता है, फिर बिजली की तरह हमला करता है। शैडो हंटर को जकड़ लेता है, उसका शरीर तेजी से एक कुचलने वाली कुंडली में सिकुड़ने लगता है। अपने घोंसले के प्रवेश द्वार पर छिपा देखता हुआ बैंबो भारी बल से टूटी हड्डियों की कड़क कड़क की आवाज हल्की सी सुन सकता है। लड़ाई खत्म होती है। एम्बर सर्पेंट शैडो हंटर को निगलने में थोड़ा संघर्ष करता है। उसका पेट सूज जाता है। एक मध्यम आकार का स्तनपाई न सिर्फ लड़ाई की चोटों से ठीक होता है, बल्कि पर्याप्त विकास पोषक तत्व भी प्रदान करता है। हालांकि इस खतरनाक लड़ाई में जीत उसे लापरवाह बना देती है। सूजा हुआ पेट उसके शरीर को कुंडली मारने से रोकता है। वो सिर्फ सीधा लेट सकता है, हरकतें सुस्त हो जाती हैं। ये दृश्य देखकर बैंबो का दिल खुशी से खिल उठता है।
मैंटिस टिड्डी का शिकार करता है, पीछे के खिलाड़ी से अनजान। बैम्बो काले पत्थर के चारों ओर घूमता है। एम्बर सर्पेंट के पीछे से आता है, चुपके से पास आता है, फिर अचानक उड़ान भरता है। 3 इंच के महत्वपूर्ण गर्दन के पॉइंट पर उतरता है। सभी 6 पैर बल लगाते हैं, 4 पिछले पैर मजबूती से पकड़े हुए, 2 तेज नोक वाले अगले पैर क्षैतिज रूप से काट रहे हैं। एम्बर सर्पेंट दर्द से तड़पता है, झटके मार रहा है और जोर से लुढ़क रहा है, लेकिन सूजा हुआ पेट उसकी हरकतों में गंभीर रूप से बाधा डालता है। एम्बर सर्पेंट तेजी से कमजोर हो जाता है, इस बार थका देने वाले संघर्ष से नहीं, बल्कि अत्यधिक खून बहने से घातक कमजोरी से। मरने को तैयार नहीं, वो अपने तालाब के शरण स्थल की ओर रेंगने लगता है। उसकी पूंछ स्वाभाविक रूप से इधर उधर हिलती है, जबड़े 180 डिग्री खुले हुए, जैसे कि हमलावर को जीने नहीं देना चाहता हो। सावधानी से दूरी पर बैठा लंबा इंतजार करता है, कन्फर्म करता है कि वो पूरी तरह से मर चुका है। तभी वो अजगर को प्रोसेस करने के लिए पास जाता है। आने वाले भविष्य के लिए भोजन सुरक्षित हो गया है। रक्षा घेरे को मजबूत करने के बाद बैम्बो कैरन पके हुए नेटल बीजों को काटता है जो लाइफ सीड ने पैदा किए थे। उन्हें अस्थायी रूप से अपने घोंसले में स्टोर करता है। खूनी गंध पास के जायंट जॉ हार्वेस्टर एंट्स के 2 कॉलोनीज को आकर्षित करती है, जो अपने खेत का काम नेटल बीजों की कटाई छोड़ देते हैं, लंबी कतारें बनाते हैं, अंतहीन थकावट के बिना मीट काटने और धोने में। जायंट जॉ हार्वेस्टर एंट्स को भी मीट पसंद है। प्रोटीन रानी के अंडे देने की गति को बढ़ाता है, कॉलोनी में लार्वे के विकास को तेज करता है और नवजात श्रमिक मजबूत होते हैं। दोपहर तक बैम्बो आराम नहीं करता। पेट भर और संतुष्ट होकर वो टेस्ट करने के लिए एक घास का बीज निकालता है, उसे खाने के फोर्स प्रभाव का अनुभव करता है। ये वास्तव में सेल्यूलर गतिविधि को बढ़ाता है। हालांकि उसने पहले जो रास्पबेरी फ्रूट ट्राई किया था उससे काफ़ी अलग है। रास्पबेरी फ्रूट सेल्यूलर जीवंतता को बढ़ाता है। नेटल ग्रास बीजों में भी ये प्रभाव होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त सेल्यूलर प्रसार दर को भी बढ़ाता है। बैम्बो को एक घास का बीज पचाने में लगभग आधा दिन लगता है, जिस दौरान उसे पोषण और ऊर्जा की पूर्ति के लिए बार बार खाना पड़ता है। वो रोजाना 2 घास के बीज खा सकता है, ज्यादा और उसका शरीर संभाल नहीं सकता।